Module 120. This module is related to the globalization, cooperation and supranationalism, where we are focusing on the end of the nation state. Here the question is that would supranational states do better? अब ये हमें evaluate करने की जरूरत है कि supranational state जो है वो ज्यादा effectively अपना रोल प्ले कर सकती है या नेशन स्टेट्स जो है उनको इंटैक्ट रहने दिया जाए और वो ही अपना अपना जो कंट्रीज हैं उसके अंदर अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेके चलें. तो यहां पे चॉइस है सुप्रानेशनल और नेशनल, कौन सा कॉन्टेक्स्ट ज्यादा इफेक्टिव है. पर्पज ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस इज इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट है या पॉलिटिकल और सोशल या इकोनॉमिक ग्रोथ है. अब दे वांट टू अचीव द गोल्स बियॉन्ड देयर लिमिट्स वाया कॉपरेशन. अब कॉपरेशन उनको ये ऑप्शन दे रही है, ये एक सिचुएशन जनरेट कर रही है कि अगर कंट्रीज इंडिविजुअली कुछ गोल अचीव नहीं कर सकते या कुछ ऑब्जेक्टिव या टारगेट अचीव नहीं कर सकते तो वो कॉपरेशन के जरिए म्यूचुअली एक दूसरे के साथ मिलके एक स्ट्रांग फोर्स बन के उनको अचीव कर सकते हैं. तो आप समझ लें कि ये बियॉन्ड देयर लिमिट है जो ऑब्जेक्टिव वो अचीव करना चाह रहे हैं. अब यहां पे डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती है उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, पहले वो हम देखते हैं. प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ सिटीजन. अब ये डेफिनेटली जो नेशनल गवर्नमेंट होगी ये वो ही कर सकती है क्योंकि उसको पता है कि कौन सिटीजन है, उनको किस तरह प्रोटेक्शन करनी है और किस तरीके से उनको उनके राइट्स देने हैं. गारंटी देयर लिबर्टी, उसके बाद उनकी लिबर्टी को इंश्योर करती है क्योंकि हर कंट्री के अंदर उसके सिटीजन जो होते हैं वो लिबर्टी उनको होती है उनके पास और ये लिबर्टी उनको कुछ बेसिक राइट देती है. वो बेसिक राइट जो है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उसको वो इंप्लीमेंट करते हैं, तो ये लिबर्टी होती है. प्रमोट कोलेबोरेशन फॉर वेलफेयर राइट्स. फिर ये चीज इंश्योर करती है नेशन स्टेट या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रमोट हो रही है और वेलफेयर जो है उसमें इंक्रीज हो रहा है. आपस में जब कोलैबोरेट कर रही हैं कंट्रीज या लोग कोलैबोरेट कर रही हैं तो ये वेलफेयर की तरफ जा रहे हैं. नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक नेशन स्टेट की कि वो एजुकेशन प्रोवाइड करे, यानी बेसिक नीड्स दे, जिसमें एजुकेशन भी है, जिसमें हेल्थ है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं और उसके अलावा हाउसिंग फैसिलिटीज हैं या उसके अलावा जो डेवलपमेंट और ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में कंट्री को चाहिए होता है वो सारी की सारी कॉन्टेक्स्ट और सिनेरियोज या एनवायरनमेंट जनरेट करके दे. अब ये चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंसिडर होता है. तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंटरनल ऑर्डर एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी है कि इंटरनली कंट्री जो है वो ऑर्डर में हो, एक सिस्टमैटिक पैटर्न में हो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, वहां पे बिजनेसेस प्रॉपर्ली फंक्शन करने हो और दूसरी चीज जो है कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, ये ना हो कि बाद से कोई अटैक करे और कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दे या उसको कैप्चर कर ले. फीलिंग ऑफ डिप्राइवनेस राइज इफ फेल. अब अगर ये सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अचीव नहीं कर सकती नेशन स्टेट तो फिर ये डिप्राइवनेस की फीलिंग आ जाती है. और ये बात बिल्कुल सिंपल सी है कि जो कंट्रीज पूरी तरह अपने लोगों के को बेसिक राइट्स नहीं देती उनके लोग डिप्राइव फील करते हैं और फिर वो स्टेट के अगेंस्ट एक्शन लेना शुरू हो जाते हैं या खड़े हो जाते हैं. तो वहां पे फिर डेफिनेटली नेशन स्टेट जो है वो वीक हो जाती है, थ्रेटन हो जाती है. अंडर इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिलेटेड टू द ट्रांसमिशन दैट विल कॉज लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ स्टेट. यानी होता क्या है कि जब इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड होता है तो वहां पर बहुत सारी चीजें ट्रांसमिट हो जाती हैं और ये ट्रांसमिशन जो है बाज़ का तो उसकी स्टेट की क्रेडिबिलिटी को मजीद इफेक्ट करती है. जैसे इकोनॉमिक फेलियर अक्रॉस कंट्रीज है, एक कंट्री इकोनॉमिकली फेल हुई और चूंकि इंटीग्रेटेड थी दूसरी कंट्री से तो ए फेल हुई, बी के साथ इंटीग्रेटेड थी, बी के ऊपर उसका इंपैक्ट आया. बी सी के साथ इंटीग्रेटेड थी, सी के ऊपर इसका इंपैक्ट आया. तो वो फ्लो करना शुरू हो गया, इंपैक्ट जो है वो स्प्रेड करना शुरू हो गया. एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया डेवलप कंट्रीज में, उसके साथ डिपेंडेंट जो इंटरडिपेंडेंट डेवलपिंग कंट्रीज थी उन सब में भी फाइनेंशियल क्राइसिस का इंपैक्ट आ गया. तो इस तरीके से ये चीज ट्रांसमिट हो जाती है. दूसरा, सोशियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. एक जगह सोशल या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और वो दूसरी कंट्रीज में भी ट्रांसमिट हो जाती है. तो ये जो ट्रांसमिशन प्रोसेस है ये भी एक किस्म की स्टेट की कैपेबिलिटीज को वीक कर देता है. तो वहां पर फिर स्टेट या नेशन जो है उसकी बजाय सुप्रा नेशनल टाइप ऑफ एंटिटी जो है उसको ज्यादा समझा जाता है कि इंपॉर्टेंट है. सुप्रा नेशनल के लिए क्या सपोर्ट है या उसके क्या लॉजिकल आर्गूमेंट है? 3 बेसिक फंक्शन वो परफॉर्म कर सकती है. political and administrative apparatus which is held by the supranational institutions, reconciling national differences,
एंड टारगेट राइस वेलबींग। अब ये क्या करेंगे, नेशनल डिफरेंसेस जो हैं उनको रिकंसाइल करेंगे, कंट्रीज के अंदर जो डिफरेंस है उनको मिनिमाइज करेंगे, उनको एक दूसरे के साथ लाएंगे, उनको एक स्ट्रीम लाइन के ऊपर चलाएंगे और टारगेट क्या होगा, वेलबींग का, कि वेलबींग राइज करे, पॉवर्टी एरेडिकेट की जाए और कंट्री में ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर गेन की जाए। एग्जीक्यूट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर लॉन्ग टू अचीव टारगेट्स अगेंस्ट इंटरेस्टेड ग्रुप्स। अब इंटरेस्टेड ग्रुप्स होते हैं या वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप कर लिए होते हैं कुछ ग्रुप्स ने जो एक स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं, जो कंट्रीज में चेंजेस नहीं लाना चाहते। ये सुप्रा नेशनल अथॉरिटी एक कंटिन्यूस मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस के जरिए उनको कैप्चर कर देती है, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट को एबॉलिश कर देती है या वीक कर देती है। थर्ड, फोकस जनरल वेलफेयर बाय पावर और लॉस, आल्टर इंस्टीट्यूशन, रूल एंड कन्वेंशंस। बेसिक थिंग क्या है, वेलफेयर गेन्स को इंश्योर करना। तो वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए पावर यूज कर सकती है, लॉ यूज कर सकती है, इंस्टीट्यूशन ऐसे यूज कर सकती है, रूल्स बना सकती है, कन्वेंशंस यूज कर सकती है। तो ये सारे के सारे मिलके उस चीज को इंश्योर करेंगे कि वेलफेयर की तरफ ही इकोनॉमी मूव कर रही है वर्ल्ड की। एविडेंस टू कन्विंस सिटीजन बेटर ऑफ विद पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियनशिप इज स्टिल मिसिंग। इट्स नॉट एग्जैक्टली अवेलेबल प्रीवियसली बट नाउ पार्शली इट इज अवेलेबल। जैसे पहले तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को आप कह सकते हैं किसी हद तक, लेकिन वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन किसी इंटीग्रेटेड मॉडल को शो नहीं करती थी। यूरोपीय यूनियन इज अ गुड एग्जांपल। अब यूरोपीय यूनियन से आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ वाकई एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमी किस तरह फंक्शन करती है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, जो पार्ट ऑफ द मेंबर हैं, जो मेंबर्स के पार्ट हैं यूरोपीय यूनियन के या यूरोजोन के, उनके जो बेनिफिट एंजॉय कर रहे हैं उससे आप जज कर सकते हैं। G20 फिर जो ग्रुप्स हैं बने हुए कंट्रीज के, वो आपस में जो बेनिफिट जनरेट कर रहे हैं वो एक अच्छी रिफ्लेक्शन है। अब इसकी एक कॉस्ट भी होती है एंड दैट कॉस्ट इज रिलेटेड टू द वेलफेयर गेन। अब देखना यह पड़ता है कि जब आप नेशनल छोड़ते हैं और सुपर नेशनल की तरफ जाते हैं तो क्या कॉस्ट बेयर करते हैं और वेलफेयर गेन कितने होते हैं। जाहिर बात है अगर वेलफेयर गेन कम होंगे, कॉस्ट ज्यादा होगी, तो सुपर नेशनल एंटिटी को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, नेशनलिज्म की तरफ लोग ज्यादा जाएंगे। फिर कल्चरल डाइवर्जेंस की तरफ ये लेके जाएगी। जाहिर बात है कि वो कल्चरली सेम नहीं रहेंगी कंट्रीज में वैरायटी ऑफ कल्चर्स जो आएंगे, रिलीजियस पर्सपेक्टिव जो है वो भी चेंज हो जाएगा। तो नेशनल इकोनॉमिक सॉवरेनिटी जो है एक्चुअली इट इज द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट एंड द साइज और डिग्री ऑफ ओपननेस। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि नेशनल सॉवरेनिटी जो है एक्चुअली डिपेंड कर रही है कि पॉलिटिकली कितने आप इंडिपेंडेंट हैं, अगर कितने पॉलिटिकल डिसीजन करने में आप फ्री हैं, कितना फ्रीडम है आपको, जितना ज्यादा होगा उतनी आपकी ये नेशनल इकोनॉमिक सॉवरेनिटी ज्यादा होगी। और दूसरी चीज ओपननेस या ट्रेड कितनी ज्यादा कर रहे हैं, जितनी ज्यादा करेंगे, जितना बड़ा मार्केट शेयर होगा इंटरनेशनल ट्रेड में या बिजनेस में, उतनी ही ज्यादा आपकी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी हाई होगी। तो ये सारा कॉन्टेक्स्ट जो है ये हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि सुप्रा नेशनल ज्यादा बेहतर है या नेशनल, इसकी डिबेट को हम थोड़ा सा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं इससे।